नमस्कार। चाइना ने एडवाइजरी इशू की पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। अभी 3 दिन पहले ही हुआ था एक धमाका कराची एयरपोर्ट पे, जिस पे चाइनीज मारे गए थे और इससे पहले भी धमाके होते रहे हैं। और चाइना बार बार पाकिस्तान को बोलता रहा है कि या तो हम सीपीईसी से पुल आउट कर जाएंगे या हमारे लोगों की सुरक्षा की जाए। सुरक्षा देने में असमर्थ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बार बार कोशिश ये करता है कि मामला गड़बड़ाए, कि हमारा पास पैसा भी आता रहे और हम सुरक्षा ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पूरे गेम में लॉस किसका है, फायदा किसका है? और ट्रैवल एडवाइजरी अपनी समुद्र से गहरी दोस्ती और शहद से मीठी दोस्ती के खिलाफ एक ट्रैवल एडवाइजरी बड़ा ही टफ पॉलिटिक्स है, बड़ा ही टफ गेम है। ये उस समय दिया जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका चाइना के पाकिस्तान में हैं और उसकी मतलब डूब भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए इसी पे ऋषि बागड़ी जी, जिनको आप कई बार ट्विटर पे देखते हैं। ऋषि जी वैसे तो एक एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में और साथ में बिजनेस इकोनॉमी पर, और अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें देखते रहते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ऋषि जी, ये जो ट्रैवल एडवाइजरी आई है, ऑफ कोर्स एक झटका लगा, झटका मतलब धक्का हुआ, धक्का मिला और लोग भी मारे गए चाइना के। लेकिन एडवाइजरी डू नॉट ट्रैवल, इसका मतलब क्या सीपीईसी डूबता दिख रहा है? इस एडवाइजरी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि चाइनीज नेशनल सेफ नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको बार बार टारगेट किया जाता है। उनके इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है, उनके वर्कर्स को टारगेट किया जाता है, उनके कॉन्वॉय को टारगेट किया जाता है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को टारगेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली एक बड़ा क्लियर है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो उनके वीक स्पॉट पे अटैक करते हैं। और वो उनका वीक स्पॉट है कि वो जो चाइनीज नेशनल्स है, जिनसे उनको आज करेंसी मिल रही है, क्योंकि वो चाइनीज अपना काम करते हैं तो साथ साथ उनको एकदम से भीख में पैसे भी देते हैं, तो वो पैसे भी उनको चाहिए होते हैं, तो वो उनको वहां अटैक कर रहे हैं जहां पर पैसा आना बंद हो जाए। सो बेसिकली दे डोंट वांट चाइनीज टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, क्योंकि वो एक रकम से मैसेज देना चाहते हैं कि बॉस, अगर आप हमसे नहीं बात करोगे तो हम चाइना के लोगों को मारेंगे, और वो मारेंगे तो वो आपको पैसा नहीं देंगे और फिर आप वापस आप कटोरा लेकर के आप भीख मांगोगे। एग्जैक्टली दिस थिंग, अगर आप 20 साल पहले जाए तो पाकिस्तान यही काम करता था अमेरिका के साथ। अमेरिका से पैसा लेता था और एक तरफ लादेन को अपने अंदर ही छुपा के रखता था। तो आई थिंक अमेरिका को तो अल्टीमेटली बाद में पता चल गया था और उसने लादेन को मार भी दिया था, और उनको ये भी समझ में आ गया था पाकिस्तान दोनों तरफ से गेम खेल रहा है। तो आई थिंक इवन चाइना अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उनको चाइना पाकिस्तान में भी काफी एक 2-3 हेड है। एक हेड चाइना के अगेंस्ट रहता है, एक हेड है जो चाइना के पास जाकर उससे भीख मांगता है। अब चाइना विश्वास किस पे करे? जैसे ये हमारे साथ भी प्रॉब्लम थी कि हम विश्वास किस पे करें। जब हम कारगिल का वॉर था तो नवाज शरीफ बोलते थे कि विश्वास हम पे करो, लेकिन परवेज मुशर्रफ जाकर के अटैक कर देता था, भी कारगिल वॉर कर देता था। तो इसमें इतने पावर सेंटर्स है कि आप कौन से पावर सेंटर्स पे आप विश्वास करो और कौन से पे नहीं करो, ये क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। ये क्वेश्चन अमेरिका के साथ भी आता है, इंडिया के साथ भी आता है, और चाइना भी ये वाली तो ये पजल है वो फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है दैट इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन। और इनकी हालत बहुत खराब है पाकिस्तान की। अगर आप देखोगे इनके जो फॉरेस्ट रिजर्व है $7 बिलियन, और अल्टीमेटली इनकी एकदम बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। आईएमएफ का ये चौथा बेल आउट है लास्ट 3 साल में, और कितनी बार वो बेल आउट देगा आईएमएफ, ये भी हम देखने वाली बात होगी गोइंग फॉरवर्ड। राइट, आईएमएफ कितना बेल आउट देगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रैवल एडवाइजरी, ऐसी एडवाइजरीज इंडिया के लिए हम देखा करते थे किसी जमाने में जब आतंकवाद होता था। इस बार चाइना ही दे रहा है कि चाइना और दोस्त कंट्रीज ऐसी एडवाइजरी नहीं देते। तो ऐसी एडवाइजरी आने का मतलब सारी इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी चाइना की पाकिस्तान में, वो खतरे में दिख रही हैं। और साथ में दोस्ती में क्या होगा? क्या पाकिस्तानी लोग ही चाइना विजिट करेंगे? देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है। ऐसे में एडवाइजरी, क्या ये बहुत खतरे वाला साइन नहीं? खतरे की घंटियां नहीं बज रही? नहीं, देखिए, इसमें इंडिया का तो कोई खतरा नहीं है। अगर दो सो कॉल्ड एनिमीज आपस में अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो पाकिस्तान जाता के है, लिए
आई वाज सेइंग कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए खतरे की घंटियां नहीं बज रही। नहीं देखिए, मैं एज ए इंडियन तो मैं अपने लिए पहले देखूंगा, पाकिस्तान वाले की बाद में देखूंगा। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि आपस में ये लोग की आपस में ये हो रही है कि एक दूसरे पे अब विश्वास करने का भी इनको भरोसा नहीं रह गया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो भाई पाकिस्तान 2 दिन रहेगा, बाद में तीसरे दिन भीख मांगने चला जाएगा संघाई में। दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज देयर गेम प्लान इज ऑल अबाउट। कि एक आदमी उसको करता है, अभी आप देखोगे कि एस्टैब्लिशमेंट 2-3 लोगों को पकड़ेगा, बोलेगा इन्होंने किया है, हम लोग तो इसको जेल में डाल रहे हैं, इनको फांसी दे रहे हैं, आप हमें वापस कॉन्फिडेंस आप लेकर आ जाइए और पैसा भी लेकर आ जाइए। यही काम होगा, आप देखिएगा नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई बड़ा ऑफिसर जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर जाएगा या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और वो जी से मिलेंगे या उनके कोई सबऑर्डिनेट से मिलेंगे और वो ट्राई करेंगे कि भैया चलिए जो काम हो रहा है होने दीजिए, क्या जरूरत है। बट आई थिंक देयर इज वन मोर पॉइंट, चाइना आल्सो अंडरस्टैंड कि अब वो गलत घोड़े पे दांव लगा रहा है। अमेरिका को तो ये बात समझ में आ चुकी थी बहुत पहले, और चाइना को भी अब धीरे धीरे ये चीज समझ में आ गई। तो पाकिस्तान इज अ ब्लैक होल, कितना पैसा डालोगे वो पैसा उसमें चला जाएगा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइनीज इस्टेब्लिश में भी ये रकम से एक ये बात अंदर जहन में घुस चुकी है कि पाकिस्तान इज अ वेरी अनरिलायबल पार्टनर, इट कैन बी रिलाइड अपॉन। अब उसमें पैसा डालो, उसमें चीजें डालो, वो शायद हमें मटेरियल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अमेरिका को बेवकूफ बना दिया, हम क्या चीज है। तो ये चीज उनको समझ में आ रही है। तो आई डोंट थिंक सो दे विल ट्रस्ट पाकिस्तान वेरी वेल। लास्ट 1-2 साल से ये सिलसिला चले आ रहा है, और द सीरीज ऑफ इंसिडेंट, नॉट वन इंसिडेंट, the series of this kind of incident attacking Chinese and the Chinese investments, ये मुझे लगता है कि चाइना को ये चीज रियलाइज करा रहा है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर ट्रस्ट भी करना तो इंडिया पे करो, कम से कम इंडिया स्टेबल कंट्री है, इंडिया की बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, अगर हम ये 20-25 फ्लैश पॉइंट को हम क्लियर कर लेते और उसको इंटरनेशनल बाउंड्री बना लेते, तो भी एक इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा डिमांड है, हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी एकदम से वो एब्जॉर्व कर सकता है। तो मुझे लगता है दिस इज द वन थिंग विच इज गोइंग ऑन आफ्टर द गलवान इशू, जो एकदम एक लोवेस्ट पॉइंट पे चला गया था। अभी आप देखोगे कि काफी जगह डिसएंगेजमेंट हुआ है, 20-25 जगह। ऑल्दो इंडियंस वाले स्केप्टिकल है चाइनीज के बारे में लेकर के, बिकॉज एक ट्रस्ट थोड़ा टाइम लगता है बिल्डअप होने में, लेकिन 20-25 जगह पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है चीजें। तो चाइनीज और इंडिया के रिलेशन थोड़े बेटर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं इन द एलएसी एरिया, और जबकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े खराब होते हुए दिख रहे हैं। ये लास्ट 2 साल में ये चीजें होती हुई दिखी है। राइट, डिसएंगेजमेंट जब आपने बोला तो ये डिसएंगेजमेंट पे ही बात करें। क्यों डिसएंगेजमेंट हो रहा है? क्योंकि इसको मैं बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और जयशंकर साहब की अचीवमेंट। क्योंकि डिसएंगेजमेंट चाइना करता नहीं है, जहां एक बार घुस जाता है वहां से निकलता नहीं है। क्योंकि इतना चाइना की इकोनॉमी प्रेशर में है, चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है। अमेरिका सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा है, अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो वो दे आर ट्राइंग टू टेक सम ऑक्सीजन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। और इंडिया ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जब तक बॉर्डर पे रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तब तक हम इकोनॉमी को सही नहीं मानेंगे, तब तक हम रिलेशन सही नहीं मानेंगे। इंडिया भी बहुत सारी चीजों पे टैरिफ्स लगा रहा था, बहुत सारी चीजों को बैन कर रहा था, चाइनीज इंपोर्ट्स को। क्या चाइनीज इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि वहां से इन्वेस्टमेंट निकल के इंडिया की ओर आएगा, या ये सारी स्पेकुलेशंस हैं चाइना इज स्टिल अ रोबस्ट इकोनॉमी? नहीं देखिए, चाइना की इकोनॉमी बहुत अभी खराब है, स्पेशली द रियल एस्टेट सेगमेंट है उनके जो है वो बहुत खराब है। अगर आप देखोगे उनकी 3 बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट कर गई है। उन्होंने इन्वेस्टर से पैसा ले लिया है, फ्लैट ओनर से पैसा दे दिया है, फ्लैट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है और बड़े बड़े अमाउंट का डिफॉल्ट है, मतलब 700 बिलियन 600 बिलियन इस टाइप का डिफॉल्ट अमाउंट है। एंड दिस आर द बिग बिग इश्यूज, एवरग्रांडे टाइप के जितने बड़े बड़े जो है सारे रियल एस्टेट की हालत बहुत खराब है। कुछ जगह तो गोस्ट टाउन बन गया है, मतलब आप टाउन खड़ा कर दिए हो, टावर्स पे टावर्स बना दिए हो, लेकिन पता चलता है कि वहां पर कोई जाना नहीं चाहता, कोई रहना नहीं चाहता, तो उनके वो सामान नहीं बिक रहे हैं। तो दिस इज द प्रोपोजिशन इन द चाइनीज रियल मार्केट, एक बबल बन गया है और वो बबल फट चुका है। तो नाउ अब चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो 800-900 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस दे रही है, और स्टिमुलस में ये बोल रही है, वो बोल रही है कि ये रियल एस्टेट की जितनी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है हम लोग उसको कोलैटरल में ले लेते हैं और उनको वो पैसा दे देते हैं जिससे वो रिपे कर दे बैंक को। अगर वो बैंक को रिपे नहीं करेंगे तो बैंक डूब जाएगी। तो वो बैंक को बचाने के लिए वो रियल एस्टेट की जितने भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो खरीद रहे हैं। तो दिस इज द
दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ कि एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो दूसरी इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हैं। तो अभी चाइना अपने में ही फंसा हुआ है। एंड सेकेंडली चाइना को एक चीज समझ में आ गया कि कभी भी वेस्टर्न सैंक्शन लग जाए जैसे रशिया में लगे हैं, तो हमें एक बड़ा मार्केट चाहिए जो इंडिया हो सकता है। तो जैसे रशिया पे जब सैंक्शन लगा तो रशिया ने अपनी जो फर्टिलाइजर है, अपने जो कोल है, अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो इंडिया और चाइना को बेचने लग गया। क्योंकि वो यूरोप को पहले बेचता था, यूरोप अब नहीं ले रही है, तो अब वो पूरा का पूरा माल अब इंडिया और चाइना को बेच रहा है। तो अब चाइना को भी ये लग रहा है कि कभी ना कभी आज जो चीज रशिया फेस कर रहा है, कभी ना कभी हम भी फेस करेंगे। कभी ना कभी यूएस हमारे पीछे भी लगेगा, और उस समय वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट। तो ये छोटे मोटे बैरन लैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट करके इंडिया को हम एंटागनाइज करने की जगह, अगर हम ये डिसएंगेजमेंट करके एक शांति की प्रोसेस की तरफ हम हैं और एक रकम से वो एलएसी को इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, तो थिंग्स कैन बी डिफरेंट। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि रशिया एंड चाइना का भी इंडस्ट्री बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत बड़ा है। इनफैक्ट वो इंडिया से बड़ा है, लेकिन आज के डेट में दे आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि रशिया इज है, और वो इस ट्रेडिंग पार्टनर के साथ साथ उन्होंने अपना जो डिस्प्यूट्स है उसको भी वो सॉर्ट आउट करके ऑलमोस्ट इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? So that is the one thing which we need to understand. So it's a win-win situation for India। अगर हमारी जो इंडस्ट्री, अगर हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाए, वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि हमारा झगड़ा चाइना के साथ वो बाउंड्री को लेकर ही है, और हमारा कोई पर्सनल झगड़ा है नहीं। कोई वो हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं भेजता है, ना हमारी डेमोग्राफी को खराब करता है, ना उसके आदमी हमारे यहाँ थे। तो वो सब झमेला नहीं है। जो झमेला है बाउंड्री और आपके लैंड डिस्प्यूट ही है। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो आई थिंक थिंग्स कैन बी वेरी वेरी नॉर्मल। राइट। क्या चाइना से जैसे फॉक्सकॉन वगैरह बाहर निकल रही हैं, क्या वो चाइना से जो इन्वेस्टमेंट्स निकलते हुए हैं वो इंडिया के लिए एक बोन बन के आएंगे, या ये वियतनाम वगैरह इधर उधर जा सकते हैं? देखिए, यूएस वॉशिंगटन में जो पॉलिसी आई है चाइना +1, ये एक्चुअली आया कहाँ से? सबसे बड़ा वेटेज अगर यूएस में है, यूएस के स्टॉक मार्केट में है, वो एप्पल का है। एप्पल इज अ $3 ट्रिलियन ब्रांड और $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। उनको ये लगता है कि ये चाइना का कोई भरोसा नहीं है, कब चाइना का दिमाग घूम जाए और वो बोल दे एप्पल को, सारी फैक्ट्रीज को बोल दे बंद कर दो। जिस दिन एप्पल की सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, एप्पल के शेयर यहाँ पर 30-40% क्रैश हो जाएंगे, और एप्पल के शेयर सारे हेज फंड में है, सारे पेंशन फंड में है, सारे इंडेक्सेस में है। उसके साथ साथ वो कॉन्टेजियन इन्फेक्ट होगा, और सारे के सारे वो स्टॉक मार्केट घट जाएगा, पेंशन फंड घट जाएगा, और हमें बैंकरप्ट जाएगी। एक छोटा सा इवेंट कैन लीड अ बिग बैंकरप्सी in many places. So they want the big companies like Apple to diversify from the China। कि चाइना के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, पंगा हो गया, तो एटलीस्ट वी हैव अ वन बिग मार्केट जहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटी चलती रहे, और जहां पर एक बड़ा मार्केट भी हो, जहां पर डोमेस्टिक डिमांड भी हो। तो इतना बड़ा मार्केट चाइना के बाद एक ही है, वो इंडिया है। तो और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। So it's a win-win situation for the India and the USA कि एक चाइना +1, मतलब चाइना +1 में यूजुअली वो 1 मतलब इंडिया ही होता है। तो अब धीरे धीरे एप्पल की फैक्ट्री आ गई। एप्पल जब फैक्ट्री बैठाता है तो वो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है। $20 बिलियन के साथ साथ वो 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर आप जाके देखो उनकी वो फैक्ट्रीज वगैरह में 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इन ऑल द वैल्यू चेन, नॉट एग्जैक्टली इन द फैक्ट्री, बट पूरा का पूरा वैल्यू चेन अगर आप देखोगे 6 लाख लोग ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड हो रहे हैं एक एप्पल की कंपनी से। तो इस टाइप की अगर बड़ी बड़ी कंपनी चाइना से आती है इंडिया में, तो इंडिया को बहुत बड़ा एक स्टिमुलस मिलेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा जो इंडिया को चाहिए। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन, एंड डेफिनेटली पीपल इन मतलब बिग कॉर्पोरेशन इन चाइना दे वांट टू डाइवर्सिफाई। एंड सेकंड रीजन और भी है, चाइना में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट बहुत होती है। टेस्ला गया था वहां पर, फैक्ट्री बैठाया, उसकी पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी BYD ने ले लिया, और BYD आज सबसे बड़ी गाड़ी बन गया ईवी की। नाउ द प्रॉब्लम ये हो गया, अब टेस्ला वहां से निकलना चाहता है, तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ये लोग चोरी कर लेते हैं और फिर अपनी कंपनीज को बांट देते हैं, और उनकी कंपनी ज्यादा बेटर मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाती है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा एक इशू हो जाता है अमेरिकन कंपनीज के साथ। दिस इज द रीजन दे यहाँ पर ये पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थेफ्ट इंडिया में नहीं होती, ये चीज नहीं होती है। यहाँ पर ये जुडिशियल सिस्टम काफी रोबस्ट है इस मामले में। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और अभी थोड़ी देर पहले ही जो वो आई थी, एक खबर आई थी, वो ये
कि ओमर अब्दुल्ला ने तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एन ऑनरेबल मैन, वी आर नॉट फुलिश टू थिंक वी विल गेट आर्टिकल 370 बैक, वी ऑलरेडी हैव हॉस्टाइल नेबर्स ऑन बोथ साइड्स, वी वांट स्ट्रांग रिलेशंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट विल बी गुड फॉर माय स्टेट एंड वी वांट टू वर्क विद द सेंटर। ये भूत के मुंह से राम राम कैसे आ रही है? नहीं, भूत खेलूंगे भूखे के मुंह से उसको निवाला की अपेक्षा है। बेसिकली कश्मीर का जो भी बजट होता है, जम्मू कश्मीर का, मैक्सिमम उनके खुद के वो इतना टैक्सेबल इनकम नहीं है और खुद जनरेट नहीं करते हैं, तो उनको दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल इनकम एंड द सेंट्रल रेवेन्यू, सेंट्रल टैक्सेस की सेंट्रल उनको ग्रांट्स दे, एड्स दे, तो उसको लेकर के वो दे आर नहीं। अब ऑब्वियसली दे वांट टू बी इन अ गुड बुक ऑफ द सेंटर। अब वो सेंटर से पंगा लेकर के तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। सबको तो केजरीवाल की तरह बेवकूफ नहीं होते कि सेंटर से पंगा ले लो। बहुत लोग नवीन पटनायक भी होते हैं, बहुत लोग जगन रेड्डी भी होते हैं कि जब वो सीएम रहते हैं तो वो सेंटर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वो रिसोर्सेज अपने स्टेट के लिए ले सके। तो दिस इज द बेसिकली ही इज वर्किंग ऑन दैट प्लॉय कि भाई अब इलेक्शन तो हो गए, 5 साल अब कुछ होना नहीं है, तो 5 साल कम से कम मैं गुड बुक्स में रहूं, तो कम से कम मुझे ये पैसे वैसे मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट करूँ, कुछ पैसे मेरे जेब में भी जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब्दुल्ला जी को समझ में आ रही है कि भाई वो सेंटर के गुड बुक्स में रहना, और जो अब सेंटर में मोदी जी है तो मोदी जी के गुड बुक्स में रहना बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत ज्यादा इस स्टेटमेंट को मैं बहुत ज्यादा अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो लोग दे रहे हैं कि कहीं अलायंस नहीं हो जाए बीजेपी और उमर अब्दुल्ला का, मुझे नहीं लगता ये सब चीजें होने वाली है। इट्स मोर टू डू विद द कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द सेंटर एंड द स्टेट। Right. Thanks a lot, Rishi ji, for joining. It was a nice discussion. बहुत अच्छा डिस्कशन था। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।